अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, पीएसएल सीजन 11 का सिलसिला जारी है। इसमें ज़बरदस्त मुकाबले भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे मुश्किल सिचुएशन जो है वो है रावलपिंडी और हैदराबाद की। हैदराबाद तो फिर भी मैच जीत गया है, लेकिन रावलपिंडी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, प्रोग्राम इस पर भी बात करेंगे। आज इस वक्त जो मैच जारी है उसमें लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने है, और इसके अलावा शाम 7 बजे पिंडी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। आज डबल हेडर का दिन है, 2 अहम तरीन मैचेस खेले जा रहे हैं, और अब फिर वही हम बात करेंगे कि पिंडी के लिए आज का दिन भी बहुत खास है। पिंडी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पा रही, आज पिंडी मुकाबला किस तरह से करेगी मुल्तान सुल्तान को, इसके अलावा लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में अब तक की क्या सिचुएशन है, तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं खजर आजम, फर्रुख सिद्दीकी, एजाज शेख। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं खजर आजम की जानिब। खजर, आप स्टेडियम में मौजूद थे और लाहौर और कोयटा का मैच आप खुद देख कर आ रहे हैं, सिचुएशन क्या थी, कौन सी टीम तगड़ी नजर आई है, टॉस किसने जीता, ओवरऑल सिचुएशन क्या थी, बताइएगा। रानी, मैच जो है इस वक्त जो मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होना है वो आज शाम में होना है। अभी विटनेस कर रहे हैं हमारे एजाज भाई ये जो अभी मैच हो रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। तो अब जो है डबल हेडर है, आज एक मैच लाहौर में हो रहा है, एक मैच आज शाम कराची में होगा। फ़खर जमान ने वापसी की है, बेहतरीन 100 मनाई है। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स भी ज़बरदस्त हदफ का ताक़ुब कर रही है। तो लाहौर वाले मैच का अहवाल यकीनन एजाज भाई बता सकेंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि पिंडी और मुल्तान ने गुज़िश्ता रोज़ बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की, बहुत ही दोनों टीमों ने रच के प्रैक्टिस की। पिंडी की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि एक जीत मिल जाए, और वो शायद आज के मैच में मिल जाए। मुल्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी कंफर्टेबल है। मुल्तान फिर भी चाहेगी कि वो इस कंफर्टेबल पोजीशन को मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में कन्वर्ट करे, क्योंकि अब 3 टीमें हैं जो कि फाइनल 4 की रसाई के लिए लगी हुई हैं। और अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाती है तो ये लाहौर के लिए बड़ा बुरा हो जाएगा। तो अभी शामिल हुसैन बड़ी ज़बरदस्त, सबसे कुछ देर पहले तक बैटिंग कर रहे थे। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो तो यकीनन एजाज भाई बता सकेंगे, बट ये है कि फ़खर जमान ने अपनी वापसी की जो गूंज है वो पाबंदी, 2 मैचेस की पाबंदी के बाद बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़े ज़बरदस्त तरीके से वापस आए हैं और बता भी रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बता रही है। पीएसएल में स्टार्ट भी फ़खर जमान का काफ़ी अच्छा रहा था जो हमने देखा। 2 मैचेस की पाबंदी लगी थी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैच की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं एजाज शेख से। एजाज, बताइएगा क्या देख रहे हैं, और जिस तरह से भी कहा खजर आजम ने कि अगर लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर आज जीत जाती तो लाहौर के लिए मजीद बुरा हो जाएगा, क्या कहेंगे सिचुएशन देखते हुए? देखिए, मैच के 10 ओवर तकरीबन हो चुके हैं और जो लाहौर कलंदर्स की टीम है उसने पहले बैटिंग की है और 103 रन की शानदार फ़खर जमान इनिंग्स के लिए, जिसमें 6 छक्के हैं और 11 चौके उन्होंने लगा के साबित किया है कि अभी भी वो सुपर फिट हैं। चौका भी लगा सकते हैं बादशानी, और छक्के मारने की भी सलाहियत उनमें अभी मौजूद है। इतनी सख्त है कि वो छक्का भी लगा सकते हैं, और किसी भी बॉलर को 103 रन की उन्होंने इनिंग्स के लिए। असलंका ने 31 रन बनाए हैं, अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर आउट हुए हैं, जबकि डैनियल सैमस जो 18 रन बनाने में कामयाब रहे। और कोयटा की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो खलील अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, ब्रेट हैम्पटन ने 1 आउट किया है, जबकि उस्मान तारे के हिस्से में भी सिर्फ 1 विकेट आई है। और सऊद शकील है वो 17 रन बनाकर सिकंदर रजा की गेंद बार आउट हुए हैं और पवेलियन वापस पहुंचे हैं। शामिल हुसैन ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग अभी कोयटा ग्लैडिएटर की जारी है, लेकिन अभी मुश्किल हालात में दो चार है। ये मैच बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कोयटा बासानी इसको जीत सकता है, क्योंकि रन जो हैं वो ज्यादा हैं और जो बॉल्स हैं वो कम पड़े हुए हैं। तो अब देखना ये है कि चूंकि ये T20 फॉर्मेट है और अगर 10 बॉल भी पड़े होना तो 10 बॉलों पे भी 60-70 रन बन सकते हैं, और बने भी हैं। माजी गवाह है कि बड़े से बड़ा जो टोटल है ना आखिरी 2-3 ओवर में बना। पाकिस्तान ने भी इस तरह की कामयाबियां समेटी हैं और दुनिया की और लीग्स में भी और इंटरनेशनल मैचेस में ऐसा देखने में आया। अब देखना सिर्फ ये है कि आज के मैच में क्या कोयटा ग्लैडिएटर कोई अच्छा मैच फिनिश करेगी या नहीं करेगी। जो लग रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है लाहौर कलंदर्स की, वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। जो अब उनके बल्लेबाज आए तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि स्टार्ट पे जो उनके
बॉलर थे कोयटा ग्लैडिएटर के, जो पेसर थे, तो पहले जो ओवर किया जिन्होंने स्टार्ट किया, तो उस वक्त फारूक बैटिंग कर रहे थे, जिन्होंने गुज़श्ता रोज अच्छी इनिंग्स खेली थी, 2-3 जो गुज़श्ता मैचेस हैं, लेकिन इस मैच में बिल्कुल भी वो नजर नहीं आए और काफी घबराए नजर आए थे। लेकिन आके जो खेल का जो पांसा पलटा है, फेवर में किया लाहौर के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ अगर क्रेडिट जाता है तो वो सिर्फ फखर जमान को जाता है कि फखर जमान ने उम्दा परफॉर्मेंस के जरिए एक अच्छा टोटल अपनी टीम को प्रोवाइड किया। अब देखना यह है कि शहीन शाह अफरीदी जैसे जो बॉलर हैं या सिकंदर राजा हैं, क्या इनको साथ रहेगा। फर्रुख सिद्दीकी की जानिब रुख करेंगे। फर्रुख बताइएगा, इस वक्त क्या लग रहा है, मजबूत पोजीशन में कौन सी टीम है? फर्रुख सिद्दीकी से रब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे साथ इस वक्त खज़र आज़म में मौजूद है। खज़र, इस वक्त मैच की सिचुएशन क्या है ये भी, और खिलाड़ियों की कारकर्दगी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या बताएंगे कि कौन सी टीम इस वक्त आपको लग रहा है पोजीशन में मजबूत है? देखिए, इस वक्त जो है 90 पे 3 आउट हैं, 10 ओवर हो चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त बैटिंग कर रही है, जिस तरह से शामिल हुसैन नॉट आउट 30 बॉलों पर 52 रन, और वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। इसी तरह अब जो रायली रोसो आए हैं, ये वो प्लेयर हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के परमानेंट पार्ट हैं, रायली रोसो, और शामिल हुसैन हैं जो कि जाहिर सी बात है कि एक नई एंट्री है। काफ़ी इनकी पोजीशन के हवाले से सवालात हो रहे थे, बट अगर लाहौर कलंदर जैसी मजबूत टीम, जिसमें हारिस रऊफ भी हैं, जिसमें शाहीन शाह भी हैं, और भी जो मजबूत बॉलर्स हैं, अगर वो उसका मुकाबला कर रहे हैं तो यकीनन ये एक अच्छी बैटिंग लाइन चल रही है। और इस वक्त अगर आप मैच की बात करें, लाहौर की विकेट को लेकर ये मैच इस वक्त 50-50 है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। और जिस तरह से स्ट्राइक रेट, रन रेट दरकार है, 55 बॉलों पे 101 रन चाहिए, यानी 11 का रन रेट दरकार है इस वक्त लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और दोनों ही टीमें आज का मैच जीतना चाहेंगी कि क्योंकि ये दो टीमें हैं जो कि दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि अभी कंफर्टेबल पोजीशन में यकीनन इस वक्त जो है वो बैटिंग साइड होगी, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट जब होती है तो उस पर जो है वो स्कोर करना आसान होता है। लाहौर कलंदर्स की कोशिश यही होगी, अभी तक उनके जो बॉलर्स हैं सिवाय रज़ा के, सिकंदर रज़ा के, किसी को खातिर कामयाबी नहीं मिली। बाकी जो 2 आउट हुए हैं वो रन आउट हुए हैं, तो इसकी वजह से जो है वो लाहौर कलंदर्स जो मेन प्रीमियम बॉलर हैं उनको अभी तक लाहौर कलंदर्स से कामयाबी नहीं मिली। फर्रुख की जानिब जाते हैं। फर्रुख, फखर जमान की वापसी, कमबैक किया गया है 2 मैचेस की पाबंदी के बाद, वो आज का मैच खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता भी दिया कि वो आज लाहौर कलंदर्स टीम का हिस्सा है। क्या कहेंगे उनके वापस आने पर? देखिए, सबसे पहले खुशाइन बात तो ये, जो शायकीन क्रिकेट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट चाह रहे थे वो आज लाहौर की पिच पे नजर आ रही है। जिस तरीके से इस वक्त मैच जारी है, बड़ा दिलचस्प मैच हो चुका है, और ये आप देखिएगा मैच ये बिल्कुल लास्ट ओवर तक जाएगा और बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली जा रही है। अगर आप लाहौर कलंदर की आज की परफॉर्मेंस की बात करें, उन्होंने टॉस जीत के जो बैटिंग का फैसला किया बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर जिस तरीके से फखर जमान ने आज बैटिंग की है 201 के स्ट्राइक रेट से, 51 बॉलों पे उन्होंने 103 रन की जो शानदार इनिंग के लिए, जिसमें 6 छक्के और 11 चौके हैं, तो ऑलमोस्ट उनके बाउंड्रीज से ही रन ज्यादा आए। तो उस हिसाब से अगर पिच के हिसाब से देखा जाए और जिस तरीके से फखर जमान ने स्टार्ट दिया है टीम को, तो थोड़ा सा लाहौर कलंदर 20-30 रन शॉर्ट है। इस पिच पे मेरे हिसाब से 220-225 बनने चाहिए थे, क्योंकि कोयटा ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, उनकी जानिब से बॉलिंग का अच्छा मुजाहिदा किया गया। उस्मान तारिक ने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, 4 ओवर में 31 रन दिए इस विकेट पे, तो कहीं ना कहीं कोयटा को भी आपको क्रेडिट देना चाहिए। मैच बहुत अच्छा जा रहा है। फखर जमान की जो वापसी हुई, जो इस तरीके से उनकी वापसी हुई है, लग रहा है कि अगर लाहौर ये तीसरी चौथी पोजीशन बरकरार रखती है तो आप ये देखिएगा लाहौर फिर एक मजबूत तरीके से ये फाइनल 4 में भी जगह बनाएगी और ये फाइनल भी खेल सकती है। लाहौर कुछ भी वो कर सकती है। फखर जमान का बंदा चल गया है, शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। शायकीन क्रिकेट के लिए काफ़ी खुशाइन बात है। एजाज टीम में हमारे साथ मौजूद है। एजाज, आज फ़खर जमान वापस हुए, जिस तरह से उन पर केस बना, फिर इल्ज़ामात लगे, जिस तरह डिनाई किया गया, फ़खर जमान से आज कोई बात हो सकी है आपकी? क्या कहना था उनका इस हवाले से?
देखें, कल जो गुज़श्ता रोज़ है वहाँ पे इन्होंने लाहौर कलंदर्स ने LCC ग्राउंड में प्रैक्टिस की थी, तो वहाँ पर फ़खर जमान समेत जो दीगर क्रिकेटर्स हैं वो भी मौजूद थे। तो बड़ी उन्होंने सख्त गर्मी में सख्त ट्रेनिंग की, और दूसरी जान जो कराची किंग्स की है वो उन्होंने प्रैक्टिस की थी। वार्नर ने कल भी और आज भी एक लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश की है प्रैक्टिस में LCC ग्राउंड में। तो मेरा ख्याल है जो कल उन्होंने प्रैक्टिस की है इतनी सख्त गर्मी में और धूप में, फिर वो खास तौर पर एक और मैं बात की निशानदेही करूंगा कि जो लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स हैं उन्होंने तो बॉलिंग ज्यादा नहीं की कल प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि क्लबों के लड़के तकरीबन 10-12 बुलाए हुए थे जो स्पेशली तौर पे फखर समेत तो जो दीगर बल्लेबाज हैं उनको वो बॉलिंग कर रहे थे लगातार। लेकिन जो लाहौर कलंदर्स के परमानेंट बॉलर्स हैं जिसमें शहनशाह अफरीदी भी शामिल हैं और दीगर भी, उन्होंने भी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं की थी। तो उसका असर ये हुआ है कि इन्होंने अपनी जो एनर्जी बचा के रखी बॉलिंग में। तो आप देख रहे हैं ये उन बॉलर्स ने जिन्होंने कल एनर्जी बचा के रखी है, अभी जो सिचुएशन है वो एनर्जी बचाई हुई आज काम आती है कि नहीं आती। लेकिन जो मेहनत की है कल फखर जमान ने नेट पे जो सेशन किया था तो उसमें उन्होंने बड़ी रिदम के साथ खेलते हुए नजर आए थे। तो आज उन्होंने उसका तो बिल्कुल इजहार कर दिया, मुजाहरा कर दिया। अच्छे तरीके से उन्होंने बैटिंग की और 103 रन की इनिंग्स के लिए 51 बॉलों पे छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए। जो गैलरी में बैठे हुए थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो भी काफ़ी महसूस हुए कि एक अरसे के बाद एक अच्छी इनिंग्स देखने के लिए सामने आई है। तो लेकिन दूसरी जानिब शामिल हुसैन ने पहले भी 2 50 बना रखी हैं। अब आज फिर उनकी जो इनिंग्स है बहुत अच्छी है। गो के उन पर सब लोग तनकीद करते रहे, हम भी तनकीद करते रहे, लेकिन तनकीद तामीरी थी। उस तनकीद उन्होंने भी तामीरी सोच के ली। एक दिन तो उन्होंने ज़बरदस्त बयान दे दिया था, लेकिन बाद में उनको भी पता चल गया था कि जब कोई बयानबाजी कर रहा होता तो उसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता या उसको कमतर समझना नहीं होता, बल्कि उनको गाइडलाइन मुहैया करना होता। तो शायद उन्होंने उसी लाइन को लेके आज फिर एक अच्छी इनिंग्स खेले हैं। अब देखना यह है कि वो फिनिश अच्छा करते हैं या नहीं करते, असल बात यह है। लेकिन अब जब 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मेरे ख्याल में अभी तक अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर की फेवर में मैच है। बॉल ज्यादा जो कम हो जा रहे हैं और रन जो वो ज्यादा मिकदार में सामने आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि फिनिश कैसा करते हैं। उम्मीद तो अभी यही है क्योंकि लाहौर का ये होम ग्राउंड है तो क्वेटा का नहीं है कि कोई अब फेवरेट जो टीम नजर आ रही है ना फिलहाल मौजूदा हालात में वो नजर आ रही है लाहौर कलंदर के ये मैच जीत जाएगी। ठीक है, जासिक साथ ही रहेगा। खिज़र आजम की जानिब रुख करेंगे। खिज़र, अब होम ग्राउंड लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें, कज़ाफ़ी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं, क्या समझ रहे हैं दोनों स्टेडियम में टूर्नामेंट में कौन सा जो ग्राउंड है वो प्लेयर्स को फ़ायदा दे रहा है? देखिए, शामिल हुसैन की बात कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे अनलकी रहे, रन आउट हो गए 53 रन पे। अब नाफे आ गए हैं बैटिंग पर। हारिस रऊफ़ ने भी एक विकेट ली है। हसन नवाज़ को उन्होंने 0 पर घर भेज दिया है। तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो स्कोर है वो 113 पे 3 आउट हैं और वो रन चेस कर रहे हैं। जहाँ तक रही लाहौर और कराची, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग में अहम तरीन ग्राउंड समझे जाते हैं। पाकिस्तान और जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसकी जो पिच बिहेवियर है, समंदरी हवाओं की वजह से मौसम में थोड़ी नमी होती है। शाम के वक्त वो जो है वो ओस की वजह से जो है उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर हवा चलती है तो रिवर्स स्विंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो जो लाहौर की कंडीशन है वो मुख्तलिफ हैं, इसी तरह जो कराची की कंडीशन है वो मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों ही कंडीशन में जो प्लेयर्स हैं और यही मुख्तलिफ एक हमारे रीजन है, मुख्तलिफ क्रिकेट के रीजन है, सदर्न रीजन, पंजाब रीजन, सिंध रीजन, उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कंडीशंस होती हैं। पिंडी की थोड़ी मुख्तलिफ कंडीशन हो जाती है। तो जिस तरह से मगर कराची में ये हुआ है कि पिछले चंद सालों में जब रमीज़ राजा चेयरमैन PCB थे या एहसान मानी, उस वक्त ये बात शुरू हो गई थी कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो है वो लाई जाए। तो कराची में कुछ पिचेस ऐसी भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे बनाई गई हैं, जिसकी वजह से वो जो आपको बाउंसी ट्रैक है ये भी बआसानी मिल जाता है और उस तरह से कभी आप बैटिंग विकेट बआसानी बना लेते हैं, कभी आप बॉलिंग विकेट बआसानी बना लेते हैं और ये तमाम तर कंडीशंस आपको कराची में मिल भी जाती हैं और आप बआसानी उसे अप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, हम इस वक्त जाएंगे फ़ारूक सिद्दीकी की जाने। फ़ारूक सिद्दीकी, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? कज़ाफ़ी स्टेडियम, कराची स्टेडियम में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? जिस तरह से पहले बात ही की जा रही थी जब लाहौर के प्लेयर्स यहाँ आए तो वो परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही थी जिसकी उम्मीद की गई, और आज हम देख रहे हैं जिससे आपने भी कहा कि आज काफ़ी तगड़ा मैच देखा जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो क्या पिच का, ग्राउंड का भी इसमें रोल है?
जी देखें, इस पीएसएल में जो कराची की लैग में जो मैचेस हुए शुरू के, बड़े लो स्कोरिंग मैच रहे। तो शायकीन क्रिकेट जो टीवी पे भी देख रहे थे वो भी बेचारे बहुत मायूस थे, और हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने भी देखा कि वो पीएसएल का जो एक चार्म होता था, एक क्रेज होता था, वो खत्म दिखाई दे रहा है, लोगों में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये था, जहां लो स्कोरिंग मैच होता है वहां मजा नहीं आता। कराची की पिच की बात की जाए, इस दफा पीएसएल की जो ये पिच बनाई गई है, बड़ी नाकिस पिच बनाई गई है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जो एक्शन लिया एंड के मैचेस, अभी आपने 2 मैचेस देखे, 200 प्लस जो पिशावर ज़ल्मी ने 246 भी किया है और इसी पिचों पे किया है, तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं इस पिच को रीड किया। लेकिन बाकी टीमों की अगर बात की जाए, जिसमें लाहौर कलंदर्स सरफहरिस्त है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत मायूस किन रही कराची के स्टेडियम में। तो अगर आप पिचेस के और ग्राउंड के हवाले से बात करेंगे तो जी बिल्कुल इसमें फर्क पड़ता है, ग्राउंड का, पिचेस का बहुत रोल होता है। आज आप देखें जिस तरीके से पिच बनाई गई है, अभी आपके सामने मैच चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। इस वक्त डू एंड डाई वाली सिचुएशन चल रही है, लाहौर भी जीत सकता है, कोयटा के भी हाथ में मैच है। लेकिन अगर मैं इस वक्त फेवरेट करार दूं तो लाहौर को इसलिए मैं फेवरेट करार दूंगा कि उनके पास 2 प्रीमियम बॉलर हैं पाकिस्तानी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त सेकंड नंबर पे लीड कर रहे हैं। सुफियान हकीम सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अभी इस पीएसएल में है, उसके दूसरे नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो उन्होंने 8 मैचों में तकरीबन 13 विकेट ले चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी। तो उनके पास बॉलर हैं, डेप्थ में बॉलर हैं, सिकंदर रजा जादुई स्पिनर हैं, सिकंदर रजा के साथ उसामा मीर हैं, हारिस रऊफ हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं इस वक्त अगर मैं फेवरेट करार दूंगा तो लाहौर को करार दूंगा। लाहौर की बॉलिंग है जो इतने रन डिफेंड कर सकती है और ये कोयटा को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। शामिल हुसैन की बहुत बात हो रही है, चूंकि शामिल हुसैन ने इस टूर्नामेंट में पीएसएल में ये तीसरी 50 मेरे गालिबन की है शामिल हुसैन ने। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, लेकिन शामिल हुसैन जिस तरीके से रन आउट हुए, स्कोर इतना था, आपको टारगेट इतना मिला हुआ था, इस तरीके से नाकिस आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए थी। आपकी टीम आपसे आज परफॉर्म मांग रही थी। हसन नवाज बहुत अच्छी गेंद पे हारिस रऊफ के आउट हुए, हसन नवाज से भी बहुत उम्मीदें थी, वो भी खातिर खा कोई परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दे रहे। नाफे के इस वक्त शोल्डर पे बहुत अहम जिम्मेदारी आ गई है। अगर नाफे आज का गेम फिनिश करते हैं तो मैं समझता हूँ कोयटा के लिए बड़ी खुशाइन फारूक सिद्दीकी ये भी बताइएगा, रावलपिंडी के लिए आज कितना इम्पोर्टेंट है? अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सके हैं, आज उनका मुकाबला है मुल्तान सुल्तान से। देखिए, रावलपिंडी तो बस अपने रवायती मैच, अब अपने वो मैचेस पूरे कर रही है, वो तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। रावलपिंडी ने कल बड़ी प्रैक्टिस की है, जाहिर बात है उनकी कोशिश ये होगी कि कुछ मैच तो यहाँ से जीत के जाए जाए, वरना पीएसएल 11 उनके लिए बहुत ड्रॉन साबित होगा, क्योंकि सबसे महंगी टीम है। आप ये देखा जाए तो इसे सबसे महंगी टीम इस पीएसएल में बिकी है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अगर हम उसको परफॉर्मेंस पे रावलपिंडी को रेट करते हैं तो वो शायद 8वें नंबर पे ही आती है। जिस तरीके से कप्तानी की गई, जिस तरीके से उनके प्लेयर्स ने खेला है, तो रावलपिंडी की परफॉर्मेंस इस पीएसएल 11 में बहुत खराब रही है। शायद ही कोई ऐसी टीम होगी, इतनी खराब परफॉर्मेंस पीएसएल में किसी भी टीम ने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं दी जितनी रावलपिंडी ने दी है। तो मैं ये समझता हूँ रावलपिंडी आज बिल्कुल जान मारेगी, मैच जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन दूसरे एंड पे आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान पिशावर के बाद दूसरी अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट में फेवरेट करार दी जा रही है, जो ये टाइटल जीत सकती है, मुल्तान सुल्तान है। उनके पास क्वालिटी बैट्समैन है, क्वालिटी स्पिनर है, और फिर उनके असिस्टेंट ट्रेनर वो बिग बैश लीग में 3 दफा जिस टाइटल जीती है उस टीम का वो हिस्सा रहे। तो उनके पास एक लीग का और T20 क्रिकेट का एक वास्ट एक्सपीरियंस है, और उससे कहीं ना कहीं मुल्तान फायदा उठाएगी। ठीक है, वरुण के क्या कहेंगे, रावलपिंडी की परफॉर्मेंस ना देने पर, बड़ी टीम थी, महंगी तरीन टीम खरीदी गई है रावलपिंडी, क्या पहली बार टूर्नामेंट में शामिल होना यही वजह है मुसलसल हार की, या फिर कोई और भी रीजंस हैं? नहीं, आप रिजवान को देखें तो लास्ट ईयर वो मुल्तान से पिक हुए थे, उन्होंने मुल्तान की कप्तानी की थी। मुल्तान की कप्तानी, उनका प्रीवियस आप रिकॉर्ड उठा के देखें और इसको कंपेयर करें तो मुल्तान के रिजवान कुछ थे और रावलपिंडी के कुछ थे। कप्तान का काम होता है कि टीम को लड़ाना, टीम में जान मारना। कप्तानी उन्होंने बहुत नाकिस की है। उनके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बहुत सवालात उठ रहे थे, यहाँ पर लोग बोल रहे थे जब रिजवान ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनको, यंगस्टर को मौका देना चाहिए। लेकिन रिजवान, मसला बदकिस्मती है कि हम सेल्फिश हैं, हम अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं, हम टीम के लिए नहीं खेलते। यही पाकिस्तान टीम में भी ये होता चला आ रहा है और फिर अब ये लीगों में भी ये तस्वुर चल पड़ा है। तो मैं समझता हूँ रिजवान को चाहिए था कि अगर उनकी फॉर्म नहीं थी तो वो अपना बैटिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं वो चेंज करते और अब ऑर्डर में आके किसी और को डालते
तो शायद कहीं ना कहीं रावलपिंडी की परफॉर्मेंस चेंज होती। लेकिन अब तो कहना बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि रावलपिंडी का तकरीबन सफर इख्तिताम हो चुका है। ठीक है फरूक, आप साथ ही रहिएगा। एजाज शेख की जानिब जाएंगे। एजाज, जिस तरह से फरूक सिद्दीकी ने ये बात की है, कहा कि जिम्मेदारी आयद होती थी मोहम्मद रिजवान पर, जिसका वो भी 2 से 3 दिन पहले एतराफ़ भी कर चुके हैं कि जो परफॉर्मेंस हम देना चाहते थे वो नहीं दे सके हैं। उन्होंने खुद भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन क्या सिर्फ मोहम्मद रिजवान की नाकिस परफॉर्मेंस या वो सही से कप्तानी नहीं निभा सके यही है, या कोई और वजूहात भी हैं रावलपिंडी के इस तरह से पीछे रह जाने की और मुसलसल हार की? अच्छा, पहले तो मैं एक खबर अभी ब्रेक कर रहा हूँ, वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने जो डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है उसामा नियाजी, उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सुपुर्द कर दी हैं और उनको डेपुटेशन का NOC भी जारी कर दिया गया है। वो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उसामा नियाजी, और शोबा डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको GM की हैसियत से तैनात किया गया है। अब वो GM तैनात हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का जो डोमेस्टिक हिस्सा है ना उसको देखेंगे, और जो तमाम मामला हैं जो खुर्रम नियाजी देख रहे थे अब उस सब को उसामा नियाजी देखेंगे। तो जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है वो ये है, उसका जवाब कि मोहम्मद रिजवान एक बड़ा नाम है क्रिकेट में, उनकी खिदमात से भी सरफे नजर नहीं किया जा सकता, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि वो एक बड़े प्लेयर हैं, साबिक कप्तान भी हैं, वो कैरियर वाइज भी किरदार वाइज भी वो एक अच्छे इंसान भी हैं, तो उनसे जो उनके जो फैन फॉलोइंग है या हम लोग जो हैं उनको पसंद भी करते हैं। जब वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो हमारी भी जिम्मेदारी होगी, हम भी हर्ट होंगे कि मोहम्मद रिजवान अच्छा क्यों नहीं खेले। और फिर जब वो एक इतनी महंगी फ्रेंचाइज की तरफ से पिक किए गए हों, उनको ऑक्शन में लिया गया हो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, वो कप्तान भी होंगे, तो फिर लाजमी बात है उन पर सवाल तो उठेंगे। फिर बावजूद इसके कि जब एशिया कप होने जा रहा था उसमें उनको नई जगह नहीं दी गई, फिर और इवेंट जब आए उनको इग्नोर कर दिया गया, तो हम लोगों ने वो वेला मचाया कि मोहम्मद रिजवान को बहसीयत ओपनर टीम में शामिल करना चाहिए था। आप सलमान अली आगा से बेहतर है, टाइम से बेहतर है, फलां से बेहतर है, जो जिसके मुंह में आया उसने वो बातें की। लेकिन इस परफॉर्मेंस को देख के जो अभी तक के जो मैचेस हुए हैं, तो मोहम्मद रिजवान ने जो बैटिंग की है, जो किसी भी टाइम पर भी वो अपनी टीम के काम नहीं आ सके, तो फिर लगता है कि जिसने ये सोच के उनको टीम में शामिल नहीं किया था तो उसका, उस सिलेक्टर का या उस चीफ का एक अच्छा फैसला था। ठीक है, अब उनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर उनको टेस्ट स्क्वाड में जो अब बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं उनमें मौका दिया गया है, तो उसमें इनको परफॉर्म करना होगा और अच्छा परफॉर्म करना होगा, बल्कि जीत में अहम किरदार अदा करना होगा, ताकि जो पिछला जो माजी है उसको भूलकर आगे बढ़े, ताकि वो मजीद पाकिस्तान क्रिकेट में रहें और पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करें और अपना नाम भी मजीद आगे बढ़ाएं। तो जरूरत इस अमर की है। और इसी तरह अगर वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए अच्छा नहीं खेले तो लाजमी बात है कि जो उनके जो टीममेट हैं वो हो या ऑर्गेनाइजर हैं, टीम मैनेजमेंट के जो शामिल हैं या उनके मालकान हैं, फ्रेंचाइज हैं, वो भी बड़े हर्ट होंगे कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट हमने इतनी बड़ी की, मोहम्मद रिजवान से इतनी उम्मीदें वो बस्ता की, लेकिन मोहम्मद रिजवान बिल्कुल भी उससे पूरा नहीं उतर सके। वो कि वो सेटिस्फाइड करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, कोई ना कोई लॉजिक भी पेश कर रहे होंगे, कोई दलील दी होगी, मंतक दी होगी कि ये वजूहात है। हाँ, अंदर की जो वजूहात है, अंदर तो ग्रुपिंग है या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, किसी चीज पे कोई 19-20 होगी हुई है तो मामला, तो उसके बारे में अभी तक तो बात कोई सामने इस तरह की कोई मामला अभी एजाज शेख कह रहा है कि इस तरह के कोई मामला तो बाहर नहीं आए हैं। खज़र आजम की जानिब देंगे। खज़र, रावलपिंडी की जो टीम है इसमें बार बार बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया गया, और जिस तरह से अभी फरूक सिद्दीकी ने कहा कि मोहम्मद रिजवान का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, उस वजह से भी यही रीजंस हैं, या आप कुछ और मामला भी समझते हैं रावलपिंडी के लिए? अच्छा देखिए, एक भी मैच ना जीतना ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। चलें जी, एक भी मैच ना जीतना और लगातार शिकस्तों का जो सारा एक सिनेरियो बना हुआ है ना, वो रावलपिंडी के गिर्द ही बना हुआ है। मगर मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी अभी भी 3रे नंबर पर है PSL में लगातार मैचेस हारने में। नंबर 1 पर है कराची किंग्स, जिसने लगातार मैचेस हारे हैं, और लगातार अगर एक एडिशन में लगातार मैचेस की बात करें तो कराची किंग ने 8 मैचेस हारे हैं, और अगर PSL के 2 एडिशन मतलब PSL की अगर मैं बात करूं तो PSL 6 और 7, PSL 7 और 8 में
लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स ने लगातार 9 मैचेस हारे हैं। मतलब एलिमिनेटर हारा था PSL 7 का, और PSL 8 में फिर वो उसको कंटिन्यूटी की थी, तो कराची किंग्स अभी भी नंबर 1 पर है। अगर लगातार मैचेस में हारने की बात करें तो लाहौर कलंदर अभी दूसरे नंबर पर है लाहौर। और अगर एक इवेंट में अगर बात करें यानी PSL 2018 की, तो उसके स्टैट्स के मुताबिक लाहौर कलंदर ने 6 मैचेस लगातार हारे हैं। मगर जब अगली PSL शुरू हुई 2019 की, तो वहाँ भी 6 के साथ लाहौर कलंदर ने मज़ीद 4 मैचेस हारे, यानी वो लाहौर कलंदर्स अभी भी दूसरे नंबर पर है। फिर नंबर आता है रावलपिंडी का। तो अभी भी रावलपिंडी वाले जो फैंस हैं, अगर उनको कोई बोले कि भाई आपकी टीम तो लगातार इतने मैच हार गई है, तो आप कराची और लाहौर वालों को कह सकते हैं कि भाई आप लोग लगातार 9 मैचेस हारे। यानी कराची वाले PSL में लगातार 9 मैच हार चुके हैं, लाहौर वाले PSL में लगातार 8 मैच हार चुके हैं, रावलपिंडी अभी लगातार 7 मैच हारी हुई है। अगर जीतना शुरू कर दे तो रावलपिंडी तो फिर भी तीसरे नंबर पे रहेगी। तो ये कुछ मादी का हिस्सा है, 2 साल 3 साल पहले का एक है और एक 2018 की बात है। अब खजर ये इतनी पुरानी बात, 2 साल 3 साल पुरानी, लेकिन अब वही रिकॉर्ड तो चले रिकॉर्ड है, लेकिन अब बेचारे पिंडी वालों को कुछ तो अच्छी खबर देने पिंडी वालों को। आपने उनके फैंस के लिए कहा कि अगर हार रहे तो कोई बात नहीं, तुम लोग इसको भी इंजॉय करो, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हारने की वजूहात भी होती है। अब हम जैसे आपने 2018 की बात की, 2-3 साल पुरानी बात की, ये बात किसी हद तक बेहतर भी है, लेकिन हम यही जानना चाह रहे हैं कि इसमें प्लेयर्स का रोल कितना हद ज्यादा है, मैनेजमेंट सिलेक्शन का रोल कितना ज्यादा है, हारने की वजूहात क्या है, और क्या ये भी एक रीजन है कि रावलपिंडी पहली बार खेल रही है, इस वजह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं? नहीं, रीजन ये नहीं है कि रावलपिंडी पहली बार खेल रही है। ये बात सही है कि उनके मालिकान नए हैं, रावलपिंडी के प्लेयर्स पुराने हैं। कुछ तो मुल्तान से जो रावलपिंडी आए हैं, अब आप कह लें कि एक लाइटर मूड में कि जहेज में आए हैं, तो वो तो हैं ही। रिजवान ऑलरेडी कैप्टन है, 5 करोड़ 60 लाख में वो खेल रहे हैं। वो मुल्तान के कप्तान थे, वो इधर आ गए। मसला ये हुआ है रावलपिंडी के साथ कि उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो इंजरी मसाइल का शिकार हो गया। कुछ प्लेयर नेशनल ड्यूटी पर रहे, कुछ प्लेयर जो है वो कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं बन सके। तो रावलपिंडी बिफोर इवेंट जो है वो इस कश्मकश में आ गई। अच्छा, उनको फिर ये हुआ कि जो उनके बचे हुए प्लेयर हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर सके, इवन के कैप्टन की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर कैप्टन परफॉर्म कर दे, लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना, कि वो अगर बात हो जाए तो वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाती है। मैनेजमेंट अभी भी चाह रही है कि माहौल को साजगार बनाए रखें और किसी न किसी तरह वो यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके अगले एडिशन की तैयारी करें। बहुत सी खामियां होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी जिसकी उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली, अगर वो मुल्तान में होते तो शायद जीत जाते, अगर वो पिंडी में होते तो शायद वो पिंडी की कंडीशन में जीत जाते। बट ये है कि उनके लिए ये सीज़न अच्छा नहीं रहा। मगर हम कहते हैं कि पिंडी का पहला सीज़न है, नो प्रॉब्लम। मगर इतनी शिकस्तें यकीनन जो है वो अभी भी उनके पास मौका है कि जाते जाते 1-2 विक्ट्री लेकर जाएं, और जिसको भी आपने हराया समझें कि उसके लिए आपने अपसेट कर दिया। मतलब अभी जो मैच चल रहा है, अगर आज लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात हैं तो लाहौर कलंदर्स के सारे फ़ैन और मैनेजमेंट मिलकर ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह पिंडी को कामयाब कर दे। उस दिन हारिस रऊफ़ कहकर गए ना कि, क्योंकि हारिस रऊफ़ से सवाल हुआ कि आप खुद पिंडी वाले हैं, पिंडी से आपका ताल्लुक़ है, खेल रहे हैं आप लाहौर कलंदर्स से, तो अपने शहर के लिए क्या क्या कहेंगे? तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि पिंडी आगे के 3 मैच जो बचे हुए हैं वो जीते, ताकि लाहौर कलंदर्स के लिए आसानियाँ हो जाएं। तो ये आसानियाँ भी अभी ये जो पिंडी और जो नीचे की टीमें हैं ना, ये किसी ना किसी को जो है दुख देके जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। की जानिब जाएंगे। एजाज, क्या कहेंगे टीम मैनेजमेंट को, रावलपिंडी टीम मैनेजमेंट को अगले सीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्या कहेंगे रावलपिंडी के लिए? ये ना बड़ी पुरदबानी और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं जो टीम मैनेजमेंट है। इतनी शिकस्तों के बावजूद भी अभी तक उनके कैंप से कोई ऐसी आवाज नहीं उठी सॉरी उनके कैंप से कोई ऐसी आवाज नहीं उठी जिससे यह तासर फैले कि कोई ग्रुपिंग है, लड़ाई झगड़ा है, कोई पैसों का कोई मामला है, कोई फिटनेस प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, ये लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कोई बात सामने नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो टीम जो बार बार
शिकस्त दुचार हो रही हो, लेकिन उनकी यूनिटी भी नजर आ रही है। वो खेलने के लिए मैदान में भी उतरते हैं, उनके चेहरों पे भी ये तासर नहीं मिल रहा कि कोई परेशानी उन पे है। तो जिस तरह खिजर भाई ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह की जो टीमें होती है ना, एंड पे क्या होता है, वो अगर खुद तो नहीं जी सकती, जाते जाते किसी और का पट्टा बिठा के चले जाती हैं, और ये किसी ना किसी एक दो को तो पढ़ सकती है। अभी कुछ ऐसे नहीं है कि ये किसी को हरा नहीं सकती। ये भी उस लेवल की टीम है जो टीमें आज 15 पॉइंट के साथ खड़ी हैं, या 13 पॉइंट 10 पॉइंट के साथ खड़ी हैं, 8 पॉइंट के साथ खड़ी हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिंडी किसी भी टीम को हरा सकती है, बस वो जो एक रिदम था ना, जो ट्रैक में चढ़ना था, वो नहीं चढ़ रही, जिसकी वजह से ये वो आज इस मुश्किलात का शिकार है कि आज आखिरी नंबर पर मौजूद है। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि 10 टीमें होगी, कोई एक टीम तो होगी जो 10वें नंबर पर होगी। हर टूर्नामेंट में एक टीम तो एंड पे होती है, ये कोई नई बात नहीं कि लाइफ में ये हम पहली बार देख रहे हैं कि ये जो पिंडी की टीम है वो 8वें नंबर पे और 8 टीमें हैं। अगर वर्ल्ड कप में 24 टीमें होंगी, 16 टीमें होंगी, तो 16वें नंबर पे भी तो रन रेट पे या अपनी शिकस्तों की वजह से पॉइंट टेबल पे वो भी तो एंड पे कोई टीम तो होगी। ये कोई नई बात नहीं होती। जो टीम मैदान में उतरती है वो जीतती भी है, वो हारती भी है। लेकिन चूंकि पिंडी के लिए एक जो तासर कायम किया गया था, जिस तरह उनकी टीम की अनाउंसमेंट सामने आई थी, जिस तरह उसकी बिडिंग में इतनी बड़ी बोली लगी थी, तो उसके बाद उसका जो इमेज सामने आया था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। उस इमेज को लेके उनकी वो जो साख बनी थी अचानक से ही सडनली, तो वो उसको लेके हर बंदा जब ये सोचता है ना, फिर रिजवान जैसा कप्तान हो, तो फिर वो उनकी जब ये पोजीशन देखता है तो फिर एक धचका लगता है, इतनी बड़ी टीम कैसे हार गई और फिर इतने ज्यादा मैचेस हार जाए। तो जिस खिजर भाई ने पहले भी बोला, बड़े अच्छा है उन्होंने माजी तो रहा है कि हर टीम 7-7, 8-8 मैच हार गई है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, आकिब जो कोच थे दुबई में मैच हुआ था, और जो लाहौर कलंदर की टीम है, ये गारमेंट चौथा एडिशन था, तो 4 मैच हार गई। 4 मैच हारने के बाद जब भाई तो आकिब जो हंस रहे, सिर्फ हंस रहे हैं, मीडिया बॉक्स में आए हैं, गैलरी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है, तो उन्होंने क्या करो सवाल पंजाबी में, उन्होंने पहले तो सबको अपने साथ बना ले, कह भाई मैं हार गई, हमारी टीम हार गई, दसो मैं की करा, की कर सकना। ठीक है, जासिर साथ रहेगा। खिजर आजम अपना एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। खिजर, आप अपनी बात भी कंप्लीट करें, लेकिन ये भी बताएं कि अगर रावलपिंडी को मैचेस जीतने के लिए क्या अब भी कोई तब्दीलियां ही पॉसिबल हैं, या फिर इसी टीम के साथ वो जाए तो फिर भी जीत मुमकिन है? माइंडसेट की तब्दीली ज़रूरी है, और अब तो वो इस तरह मैदान में उतरें कि हर टीम को बोलें कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यही तब्दीली के अब तो एंजॉय करना रह गया उनका, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरह इजाज़ भाई बोल रहे थे, बिल्कुल जी, पिंडी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। खिलाड़ियों के हवाले से तो अभी तक कोई बहरानी कैफियत नहीं आई, मगर वो जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को उन्होंने आधे पैसे देने थे, जो बकाया रकम देनी थी, मैं आपको खबर देता चलूँ कि वो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। तो उसके हवाले से यकीनन कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी पूरी की पूरी जो है वो रकम मेरा ख्याल है जमा करवा दी है, जितने में सोल्ड आउट हुए थे, मगर पिंडी वाले इस वक्त जो है वो अभी तक उन्होंने पूरी रकम जो है वो नहीं दी है। मोस्ट प्रोबेबली उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। अब एक हारी हुई टीम है, अगर 1-2 मैच अगर जीत जाएँ तो हो सकता है कि वो रकम भी दे दें। ठीक है, हम फर्रुख सिद्दीकी की जानिब जाएंगे। फर्रुख, अगले मैचेस में अगर रावलपिंडी को कमबैक करना हो तो कौन सी तब्दीलियां इस वक्त ज़रूरी हैं? देखिए, मैं अपने साथी दोस्तों की बातें सुन रहा, खासतौर पर खिजर की, और मुझे देखा कि रावलपिंडी को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। हम बड़े डिसहार्ट हैं शायद उनके बाहर होने से। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे रावलपिंडी जीते या पेशावर जीते, जीत PSL की है, जीत पाकिस्तान की है। हमें तो खुश होना चाहिए। कोई भी एक जाहिर बात है, टूर्नामेंट है, एक टीम जीतती है, एक हारती है। पिंडी पे बहुत ज्यादा हम रिजवान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। रिजवान के साथ आपको एक नाम मैं बताता चलूं, मोहम्मद आमिर शो में बैठ के बहुत तनकीद करते हैं हर प्लेयर्स पे। आज वो इसी टीम का हिस्सा है। आपने उनकी बॉलिंग देख ली, जितना वो वावेला मचाते हैं, चाहे नेशनल की टीम टूर्नामेंट खेल रही हो। तो आज मैं मोहम्मद आमिर से भी सवाल करना चाहूंगा कि आप जो बैठ के शो में बातें बताते थे अपने बॉलर्स को, तो आज आप वो क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं? आज आपकी टीम इतनी बुरी तरीके से हार रही है। अगर आपकी अपनी बॉलिंग अच्छी होती तो पिंडी के कहीं ना कहीं रिजल्ट डिफरेंट होते, ठीक है ना। तो पिंडी में बहुत सारी खामियां। पिंडी ने जब ये टीम पिक की है तो 40-40 साल के तो उन्होंने बुड्ढों को खिलाया, आसिफ आफरीदी को खिला दिया। तो ये T20 को हमें समझना पड़ेगा, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं या नहीं है। ये पिंडी की सिलेक्शन के पास, उनके पास राइट था कि वो अच्छे प्लेयर्स को पिक करें। आसिफ आफरीदी को आपने ले लिया, डैरल मिचर, उस्मान ख्वाजा, बड़े बड़े नाम हैं जो इस टीम के साथ मुंसलिक हैं।
आप ये नहीं कह सकते कि नसीम शाह के इंजर्ड होने से, जमान खान के इंजर्ड होने से या रिशाद हुसैन अपनी नेशनल ड्यूटी पे चले गए तो उसकी वजह से पूरा चेंज हो गया। असल में ये टीम वन पेज पे होके नहीं खेली। रिजवान अपनी चला रहे हैं, डेविड मिचर अपना गेम खेल रहे हैं, कहीं गेम प्लान नजर नहीं है। इसमें इंजमाम की भी बहुत बड़ा किरदार है, तो उनको सोचना चाहिए। टीम कॉम्बिनेशन यही रहेगा। पिंडी को चाहिए कि अब तो उनके लिए जितने भी मैचेस हैं उसको इजीली होके खेलें। अब वो प्रेशर वाले मैच नहीं है तो रिजल्ट निकल सकते हैं। जहां से खिजर ये बात कर रहे थे पिंडी के उनके फ्रेंचाइज ने आधे पैसे दिए आधे नहीं दिए, तो वो परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं है। अब उनको पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे, चाहे उनकी टीम हार गई या जीत गई, पैसे तो उनको पूरे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे हैं खिज़र आज़म, फ़ारूक सिद्दीकी, एजाज शेख। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज डबल हेडर मैच खेले जा रहे हैं। पहला मैच लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स वक्त आमने सामने है और जिसमें देखना ये होगा कि कौन जीतता है। और पिंडी और मुल्तान सुल्तान का मैच अब शाम 7 बजे स्टार्ट होगा, जो कि कराची में है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल शाम 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।